बुलबुल, मुझे अपने बेटे माँ की शादी करनी है। कोई अच्छी सी चिड़िया हुई तुम्हारी नजर में तो बताना मुझे। ठीक है माँ जी। बुलबुल वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। मानो चिड़ा काम से घर वापस आ जाता है। मानो बेटा, आज बुलबुल घर आई थी। मैंने उसको कहा है कि अगर उसकी नज़र में कोई अच्छी सी चिड़िया हुई तो मुझे ज़रूर बताना। क्यों माँ, आपने ऐसा क्यों कहा? मानो बेटा, अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से आज़ाद होना मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी कर दूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन बुलबुल मानो की माँ के घर आती है। माँ जी, आपने मुझसे एक अच्छी चिड़िया का कहा था। हाँ बुलबुल, मुझे याद है। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चिड़िया का रिश्ता है माँ जी। मगर बुलबुल आधी बात कहकर खामोश हो जाती है। मगर क्या बुलबुल? मगर ये कि वो चिड़िया अनाथ है। तो क्या हुआ बुलबुल? बस चिड़िया घर बसाने वाली होनी चाहिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, फिर मैं उस चिड़िया से बात करके आपको बताती हूँ। बुलबुल उस चिड़िया के घर जाती है। उस चिड़िया का नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया बहुत ही समझदार और सुलझी हुई चिड़िया थी। रानो चिड़िया, वो पक्षी मान के हैं तुमसे शादी करने की। अब तुम शादी की तैयारियां करो। बुलबुल, आपने उनको मेरे बारे में सब बताया था ना कि मैं अनाथ हूँ। रानो, तुम बेफिक्र रहो, मैंने उनको सारी सच्चाई बताई है, तभी वो राजी हुए। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। फिर कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया की मानो चिड़े के साथ शादी हो जाती है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक अच्छा परिवार मिला था और उसकी सास भी बहुत खुश थी क्योंकि रानो चिड़िया ने आते ही सारा घर संभाल लिया था। वक्त का पता ही नहीं चला और रानो चिड़िया की शादी को 2 साल बीत गए। उन 2 सालों में रानो चिड़िया की सास का उसके साथ स्वभाव बहुत बदल चुका था क्योंकि रानो चिड़िया ने अभी तक कोई अंडा नहीं दिया था। एक दिन जंगल में तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। रानो चिड़िया रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास वहां पर आ जाती है। क्या कर रही हो यहाँ पर? माँ जी, मैं खाना बना रही। मानो जी आने ही वाले हैं। पता नहीं ये बांझ चिड़िया मेरे बेटे के भाग्य में क्यों लिखी थी। जंगल के सभी पक्षियों के पास उनकी अपनी अपनी संतान है, सिवाय मेरे बेटे को छोड़कर। ना जाने कौन सा वो दिन था जिस दिन मैंने तुझे अपने बेटे के लिए चुना था। माँ जी, ये सब अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कब की माँ बन चुकी होती, मगर ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है। हाँ हाँ, बस कर दो, हमेशा तुम यही कहती हो। मानो की माँ अभी रानो चिड़िया को बातें सुना ही रही थी कि वहाँ मानो चिड़ा आ जाता है। वो रानो चिड़िया को रोता देखकर सब कुछ समझ जाता है। माँ, आप आखिर कब पास आओगी रानो को ताने देने से? मैं तुम्हारी भलाई सोचती हूँ मानो। चलो अब तुम इस रानो को घर से निकालो, ये कोई संतान नहीं देने वाली। नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। नहीं माँ, मैं रानो को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम इस बांझ रानो के लिए अपनी माँ से बदतमीजी करोगे? माँ, मैं रानो को नहीं छोड़ूंगा और मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अगर तूने नहीं माना तो तू भी इस रानो के साथ मेरे घर से निकल जा। ठीक है माँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। फिर मानो चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया को लेकर तेज बारिश में ही घर से निकल जाता है। दोनों तेज बारिश में उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वो जंगल बहुत हरा भरा था। वो दोनों पति पत्नी एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ गौरी कवि आती है। गौरी कवि बहुत ही चालाक कवि थी। वो हर किसी से अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहती थी। अरे, तुम दोनों पक्षी तो नए लग रहे हो। जी कवि बहन, हम दोनों इस जंगल में नए आए हैं। अरे वाह, ये दोनों तो इस जंगल में नए आए हैं। इनको हमारे बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो क्यों ना इनका फायदा उठाया जाए। गौरी कवि मन ही मन ऐसा सोचती है और मुस्कुराती है। तुम दोनों मुझे शरीफ लग रहे हो, मगर इस जंगल के पक्षी बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। तुम दोनों मेरे साथ चलो। गौरी कवि रानो चिड़िया और मानो चिड़े को अपने साथ ले जाती है।
गौरी कवि का घोंसला एक पेड़ पर था। गौरी कवि का घोंसला बहुत ही नाजुक था। यूं लगता था कि अभी टूटकर गिर जाएगा। गौरी कवि का पति कालू कौवा अपने घोंसले में खर्राटे लेते हुए सो रहा था। कालू जी उठो। गौरी कवि कालू कौवे को उठाती है। कालू कौवा भी उठ जाता है। कालू जी, ये दोनों पक्षी इस जंगल में नए आए हैं। इनके पास रहने को जगह नहीं है, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आई हूँ। हाँ गौरी, तुमने ये बहुत अच्छा किया। हमें इन बेचारे पक्षियों की मदद करनी चाहिए। कवि बहन, आप हमें ये बता दें कि तिनके कहाँ से मिलेंगे। हम अपना घोंसला खुद ही बना लेंगे। कालू कौवा रानो चिड़िया और मानो चिड़े को तिनकों का बताता है कि वो जंगल में कहाँ से मिलेंगे। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा तिनके इकट्ठे करके अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। रात को जब मानो चिड़ा और रानो चिड़िया सो जाते हैं तो गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, ये पक्षी कितने बेवकूफ हैं। इनको ये भी नहीं पता कि हम इनसे अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। हाँ गौरी, जब ये दोनों पक्षी अपना घोंसला बना लेंगे तब हम इनको यहाँ से भगाकर इनके घोंसले पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा कहते हुए कौवे हंसने लगते हैं। मानो चिड़ा बज़ाहिर तो सो रहा था, मगर वो कौवों की सारी बात सुन लेता है। सुबह हो जाती है। जब गौरी कवि और कालू कौवा अपना दाना लेने जाते हैं तो मानो चिड़ा रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। मानो जी, ये दोनों कौवे कितने दुष्ट हैं। अगर आप उनकी बातें ना सुनते तो हमें पता ही ना चलता। रानो, हम ये पेड़ छोड़कर किसी और पेड़ पर जाकर अपना घोंसला बना लेते हैं। फिर रानो चिड़िया और मानो चिड़ा वो पेड़ छोड़कर जंगल के दूसरे पेड़ पर जाकर रहने लगते हैं। गौरी कवि और कालू कौवा जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि मानो चिड़ा और रानो चिड़िया वहां से गायब हैं। गौरी, वो दोनों चिड़ा और चिड़िया कहाँ भाग गए हैं? कालू, मुझे लगता है कि उनको हमारे बारे में पता चल गया होगा, तभी वो ये जगह छोड़कर चले गए हैं। गौरी, फिर अब हमें क्या करना होगा? कालू जी, अब हमें इसी नाजुक से घोंसले में रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ मानो चिड़े की माँ अपने बेटे को घर से निकालकर बहुत पछता रही थी। वक्त बदलता है और रानो चिड़िया के यहाँ दो प्यारे से बच्चे पैदा होते हैं जिनका नाम कुकू और गुड़िया था। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लिए जंगल की तरफ उड़ती जा रही थी। आज रानो चिड़िया अपनी बेटी को भोजन खोजना सिखा रही थी। दोनों माँ बेटी एक जगह बैठ जाती हैं। गुड़िया बेटी, अब तुम बड़ी हो रही हो, अब तुम कोशिश करो अपना भोजन खुद खोजो। ठीक है मम्मा। देखो, जब पेड़ों पर फल कम हो तो फल टूटकर नीचे गिरे होते हैं। हम पक्षी फिर नीचे से भी फल खोजते हैं। लेकिन मम्मा, नीचे गिरे फल खराब भी हो सकते हैं। तो यही तो कमाल है, नीचे गिरे फलों में से अच्छा फल खोजना। अभी रानो चिड़िया अपनी बेटी को ऐसे बता रही थी कि वहाँ गौरी कवि आ जाती है। रानो, ऐसी भी क्या सुस्ती, तुम अपनी छोटी सी बेटी को अभी से भोजन पर लगा रही हो। गौरी बहन, मैं अपनी बेटी को भोजन खोजना सिखा रही हूँ। जिंदगी का क्या भरोसा कब खत्म हो जाए। हमारे बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। मेरा जग्गू तो बहुत लाडला है, वो पानी भी मुझसे मांग कर पीता है। गौरी बहन, आपकी मर्जी। रानो चिड़िया गुड़िया को लिए वापस चली जाती है। घर जाकर गुड़िया मम्मा चिड़िया से पूछती है, मम्मा, गौरी आंटी ऐसे बातें क्यों कर रही थी? बेटी गुड़िया, आप अपने दिल में ऐसी कोई बात मत लाना। ये ना समझना कि मैं आपको अभी भोजन खोजने भेजूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको जिंदगी में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप किसी के सामने अपने पंख ना फैलाओ। मम्मा, आप बेफिक्र रहें, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। गौरी कवि अपने घर जाकर कालू कौवे से कहती है, कालू, वो रानो है ना, वो अभी से अपनी बेटी को भोजन खोजना सिखा रही है।
अरे अभी तो वो कुछ ही महीनों की है। तो अच्छा है ना, अभी से सीखेगी तो बड़ी होकर एक्सपर्ट होगी ना। ना बाबा ना, मैं तो अभी से अपने जग्गू बेटे को कभी ना भोजन खोजने पर लगाऊं। अरे हमने अपने बेटे को इतने नाजों से पाला है, लो भला ऐसी भी क्या बात कि हम अपने बेटे को भोजन तक ना दे सके। अरे पैदा ही क्यों करते हैं पक्षी बच्चों को जब इतनी सी उम्र में बोझ डालना है। गौरी ऐसे ही बोलती रहती है। फिर गौरी कभी जंगल में ये बात फैला देती है। मिठू तोता उड़ता हुआ रानू चिड़िया के घर जाता है। रानू चिड़िया, गौरी कभी जंगल में बातें कर रही है कि रानू अपनी बेटी को अभी से भोजन खोजना सिखाकर जान छुड़वा रही है। मिठू भाई, जिसे जो सोचना है सोचे, मैंने सिर्फ ये देखना है कि मेरी बेटी की भलाई किस में है। एक दिन बुलबुल, मिठू तोता और रानू चिड़िया एक पेड़ पर बैठे मीठे फल खा रहे थे कि वहाँ गौरी कवि आ जाती है। पक्षियों, खा लो और अपने बच्चों के लिए भी ले जाना, या तुम सब ने भी छोटी उम्र में ही भोजन खोजना सिखा दिया है। गौरी, तुम अपनी जिंदगी में देखो, तुम्हें दूसरे पक्षियों की इतनी फिक्र क्यों है। इसी तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन गौरी कवि बहुत बीमार हो जाती है। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को ला दो। कालू कौवा गौरी कवि के लिए मीठा फल खोज लाता है। जग्गू कौवा वो मीठा फल जल्दी से खा लेता है। अरे निकम्मे, तुम्हारा दिल कर रहा था तो तुम खुद जाओ, पता है बाहर मीठे फलों की कितनी कमी है। पापा, मैं कभी भोजन खोजने नहीं गया, मुझे क्या पता बाहर से भोजन कैसे लाते हैं। लो सुन लो अपने लाडले की बातें, अरे ये हमारे बुढ़ापे में क्या ला कर देगा। जग्गू बेटा, मैं बीमार हूँ, मैं सिर्फ मीठा फल खा सकती हूँ। तुम तो ठीक हो, तुम दाना खा सकते थे। नहीं, मैं तो मीठा फल ही खाऊंगा। गौरी चुप हो जाती है। कुछ दिनों में गौरी कवि बीमारी से ठीक हो जाती है, लेकिन गौरी के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि जग्गू कौवा बड़ा होने के बाद भी भोजन के लिए नहीं जाएगा। एक दिन जंगल में शदीद तूफान आता है। जंगल वासियों के घर टूट जाते हैं। तूफान के साथ बारिश भी थी। बारिश से सारे पेड़ों के फल गिर जाते हैं। सब पक्षी एक पेड़ पर बैठे थे। इतने में गुड़िया एक मीठा फल ले आती है। मम्मा, ये ले मीठा फल। जग्गू बेटे, जाओ तुम भी मेरे लिए मीठा फल लाओ। जग्गू, जिसने कभी भोजन नहीं खोजा था, जाता है। उसे पेड़ पर फल नहीं मिलता। ये मम्मा बिना पता नहीं खुद फल क्यों नहीं लाती, मुझे भेज दिया है, पेड़ पर तो कोई फल नहीं बचा। जग्गू कौवा खाली पंख वापस आ जाता है। मम्मा, सारे पेड़ खाली हैं। अच्छा, मैं लाती हूँ। गौरी, देख लिया तुमने, अगर आज रानू ने अपनी बेटी को भोजन खोजना सिखाया है तो देखो वो अब कितनी एक्सपर्ट है। गौरी कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। पक्षी नए घर बनाने के लिए लकड़ी खोजने जाते हैं। बेटी गुड़िया, हमें आने में शाम हो जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मा। सब पक्षी अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जग्गू को भूख लगती है। मम्मा मेरे लिए फल नहीं दे कर गई। गुड़िया गुड़िया, तुम तो भोजन खोज लेती हो, तुम मुझे भोजन ला दो। जग्गू भाई, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। जग्गू कौवा मुश्किल से गुड़िया के साथ चला जाता है। गुड़िया देखकर मीठा फल खोजती है, जबकि जग्गू को अच्छे अच्छे और खराब फलों का कोई अंदाजा नहीं था। एक कीड़े वाला फल जग्गू कौवा खा लेता है। फिर दोनों वापस पेड़ की डाल पर आ जाते हैं। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जग्गू कौवा रोने लगता है। हाय मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी सभी पक्षी वापस आ जाते हैं। क्या हुआ मेरे बच्चे को? जग्गू, जग्गू बेटा, क्या हुआ? गौरी आंटी, जग्गू के पेट में दर्द है। गौरी कवि जल्दी से जग्गू को लिए बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर जग्गू का मुआयना करती है। गौरी बहन, जग्गू ने जहरीला फल खाया है, तभी इसके पेट में अचानक दर्द उठा है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी थी, आपने मुझे भोजन खोजना नहीं सिखाया था, मुझे जो फल मिला मैंने खा लिया। गौरी कवि जग्गू को लिए वापस पेड़ पर आ जाती है। गौरी बहन, क्या बताया डॉक्टर ने? फिर गौरी सारी बात रानू चिड़िया को बताती है। गौरी, देख लो फिर, अब अपनी गलती का एहसास तुम्हें हो गया होगा। हाँ मिठू, तुम ठीक कहते हो, मैंने समय रहते जग्गू को भोजन खोजना नहीं सिखाया।
काश मैं भी रानो की तरह छोटे होते ही जग्गू को भोजन खोजना सिखा देती, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। गौरी, अभी भी समय है। अगर तुम अपनी गलती मान गई हो तो अब जग्गू को भोजन खोजना सिखा दो। फिर सब पक्षी मिलकर जग्गू को भोजन खोजना सिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें भी चाहिए कि समय रहते हर काम सीख लें, ज़्यादा नहीं तो इतना कि अपना पेट भर लें, ताकि जग्गू की तरह रोना ना पड़े। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।